दोस्तों, हम सभी ने अपना कुछ वक्त तो दूरदर्शन देखते ही बिताया है, और वो भी क्यों ना, क्योंकि एक ही समय पर यह भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के टॉप चैनल्स में से एक हुआ करता था। लेकिन आज ओटीटीज के जमाने में ये बिल्कुल ही गायब होकर रह गया है। लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि दूरदर्शन तब खत्म हुआ जब भारत में प्राइवेट चैनल्स आने लगे, जबकि बात सिर्फ इतनी नहीं है। दूरदर्शन ने कई सालों तक इन प्राइवेट चैनल्स को बहुत अच्छी टक्कर दी थी और इन्हें पछाड़ने में वो लगा हुआ था। लेकिन आखिर में क्या हुआ, ये हम आपको आज बताने वाले हैं। तो क्या थी दूरदर्शन की जर्नी और कैसे आखिर इसका पतन हो गया, ये सभी कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जिस दूरदर्शन को हम आज देखते हैं उसकी शुरुआत एक्चुअली टीवी इंडिया नाम से हुई थी। 1959 में ये एक एक्सपेरिमेंट की तरह शुरू हुआ था जिसमें बेसिकली न्यूज दिखाई जाती थी। और जब इन्हें लगा कि टीवी चैनल वाला आइडिया काम कर रहा है तो 1965 में इसके शोज को रेगुलर कर दिया गया। और इस टाइम प्रतिमा पुरी और सलमा सुल्तान जैसे न्यूज एंकर्स आपको इसमें देखने को मिलते थे। 60 के दशक में एक और चीज शुरू हुई थी और वो थी ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति। ये वो टाइम था जब भारत ने फैसला कर लिया था कि वो अनाज उगाने के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो पाएगा, ताकि किसी भी तरह के इंपोर्ट्स पर उसे निर्भर ना रहना पड़े। सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही थी किसानों को नए खेती के तरीकों के बारे में जागरूक किया जा सके, जिस वजह से 26 जनवरी 1967 में कृषि दर्शन शो को लॉन्च कर दिया गया, जो गांव के इलाकों में बहुत पॉपुलर रहा और इसने ग्रीन रेवोल्यूशन की सक्सेस में काफी बड़ा रोल प्ले किया। 1976 वो साल बना जब टीवी इंडिया का डिवीजन 2 पार्ट्स में हुआ, जिसके बाद दूरदर्शन और आकाशवाणी को अलग कर दिया गया और फिर दूरदर्शन और भी ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गया। 1982 में पहली बार 15 अगस्त की प्रधानमंत्री की स्पीच को दूरदर्शन ने लाइव टेलीकास्ट किया और इसी साल एशियन गेम्स की भी ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी को टीवी पर लाइव दिखाया गया। 1984 में दूरदर्शन ने डीडी मेट्रो नाम से एक अलग चैनल भी शुरू कर दिया। अब फिर आता है दूरदर्शन का गोल्डन पीरियड, जब उसने हम लोग जैसे टीवी शोज प्रोड्यूस किए और ये काफी पॉपुलर है। इसकी सक्सेस के बाद ये जो है जिंदगी, बुनियाद और हम सबके फेवरेट मालगुडी डेज, अब भारत एक खोज जैसे शोज ने जनता के बीच में जगह बनाई। इस टाइम गुलजार का लिखा और नसीरुद्दीन शाह स्टारर मिर्जा गालिब भी दूरदर्शन पर आया। ये सक्सेसफुल रन चल ही रहा था कि दूरदर्शन ने गोल्ड माइन को डिस्कवर कर लिया। दूरदर्शन ने रामायण, महाभारत और चाणक्य जैसे शोज को करीब एक ही वक्त में लॉन्च कर दिया, जिसने तो दूरदर्शन को नई ऊंचाइयां दे दी। छोटे शहरों से लेकर गांव तक के लोग एक साथ बैठकर ये प्रोग्राम्स देखने लगे। इसके साथ ही आता है 1992 का साल, जब मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव ने देश की इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया, जिस वजह से अब दूसरे देशों का पैसा भारत आ सकता था। साथ ही प्राइवेट कंपनीज भी बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गई थी। इसका मतलब साफ था कि अब टीवी पर ज्यादा कंपनीज ऐड दे सकती हैं और जितनी ज्यादा कंपनीज ऐड देंगी उतना ज्यादा कोई चैनल बढ़ सकता है। इसलिए टीवी चैनल बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया और जी टीवी ने इस मार्केट में अपनी एंट्री मारी। जी टीवी ने आते ही फैमिली ऑडियंसेस को टारगेट किया और ड्रामा सीरियल्स बनाने शुरू कर दिए। लेकिन दूरदर्शन ने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली थी और इस कंपटीशन को मात देने के लिए उन्होंने चंद्रकांता नाम का एक सीरियल लॉन्च किया, जिसमें इरफान खान भी थे। इसके बाद उन्होंने अलिफ लैला वो भी बनाया, जिसे कभी आपने देखा है तो उसकी ट्यून आप अभी तक भूले नहीं होंगे। 1995 आते आते ये कंपटीशन और ज्यादा बढ़ने लगा और अब स्टार प्लस, सोनी टीवी एंड होम टीवी 18 जैसे चैनल्स ने भी मार्केट में एंट्री ली। इस कंपटीशन को देखते हुए दूरदर्शन को एक बहुत इंटरेस्टिंग रियलाइजेशन हुई और वो ये थी कि उस टाइम ज्यादातर लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, जिस वजह से घरों में बहुत ज्यादा बच्चे हुआ करते थे। बच्चों के पास ही दिन भर फ्री टाइम भी होता था, यानी बच्चे जो चैनल घर में लगा दें वही चैनल घर में चलेगा। दूरदर्शन ने यहाँ से अपनी स्ट्रेटजी बदली और जूनियर जी, शक्तिमान और नंदू अपना जैसे एनिमेटेड शोज को रिलीज किया और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी रहा और अगले 5 साल तक दूरदर्शन भारत का सबसे बड़ा चैनल बनकर रहा। यानी लिबरलाइजेशन के अगले 8 साल तक भी दूरदर्शन की व्यूअरशिप को कोई छू भी नहीं सकता था। लेकिन 2000 के बाद थोड़ा मार्केट चेंज हो गया था। 1995 में दूरदर्शन ने बच्चों के लिए प्रोग्राम तो शुरू किए थे, पर वो इसी साल एक केस भी हार गए थे। ये केस बीसीसीआई से जुड़ा था, जो चाह रही थी कि वो अपने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स प्राइवेट चैनल को बेचे। लेकिन दूरदर्शन ने इसके खिलाफ केस कर दिया था, पर वो केस जीत नहीं पाए। इसीलिए क्रिकेट अब उनकी पकड़ से धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। इसी टाइम सब टीवी ने भी बहुत से हंसी मजाक वाले शोज को लॉन्च कर दिया था
स्टार प्लस ने अपना फोकस पूरी तरह शादीशुदा फीमेल ऑडियंस को लुभाने के लिए कर लिया था और दूरदर्शन के साथ ये परेशानी थी कि उसमें सभी तरह के प्रोग्राम एक ही चैनल पर दिखाए जाते थे। इसलिए 2003 में उन्होंने डीडी मेट्रो को अलग करके उसे एक न्यूज चैनल में तब्दील कर लिया और दूरदर्शन सिर्फ एक सीरियल पर फोकस करने लगा। इस टाइम उन्होंने मेहर, मिस इंडिया, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी जैसे शोज लॉन्च किए। 2005 में तो दूरदर्शन ने अपने शो हवाएं से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को भी अपने प्लेटफॉर्म पर जगह दी और ये उस साल का बेस्ट टीवी शो भी डिक्लेयर किया गया। दूरदर्शन ने एक्सपेरिमेंट्स को नहीं छोड़ा और फिर एकता कपूर, संजय लीला भंसाली जैसे लोगों के साथ मिलकर पवित्र बंधन और सरस्वती चंद्र जैसे शोज भी बनाए। लेकिन दूरदर्शन के साथ एक परेशानी ये थी कि गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट किया जाता था। यानी ना सिर्फ गवर्नमेंट उन्हें बताती थी कि क्या नहीं चलाना है, बल्कि ये भी बताती थी कि वो क्या चला सकते हैं। इसीलिए जो नए जमाने की स्क्रिप्ट थी उन्हें वहां रिजेक्ट किया जाता था और प्रोग्रेसिव प्रोग्राम्स को दूरदर्शन पर जगह मिलनी बंद हो गई थी। अगर आप सिर्फ इनके सीरियल्स में एक्टर्स के कपड़े ही देख लो तो 10 साल पुराने लगते थे और बिल्कुल भी फैशनेबल नहीं थे। इन सभी रीजन से लोगों को दूरदर्शन अब बोरिंग लगने लग गया था। दूरदर्शन को जो टेक्निकल इनोवेशन करना था वो भी नहीं हो रहा था। बाकी चैनल्स बेटर कैमरा से शूट कर रहे थे, उनका बैकग्राउंड म्यूजिक ज्यादा बढ़िया था, उनकी स्क्रिप्ट बेहतर हो रही थी और वो मार्केटिंग की गेम समझ गए थे। इन सभी रीजन से दूरदर्शन का कंटेंट बहुत फीका लगने लगा था। पर ऐसा नहीं है कि दूरदर्शन ने कोशिश नहीं की। दूरदर्शन ने अपने चैनल पर न्यूज बुलेटिन को बंद कर दिया। 4 से 7 के बीच में आने वाले सीरियल्स को भी रात के टाइम पर शिफ्ट कर दिया ताकि लोग बोर ना हो। नए शोज के नाम पर वो शेफ संजीव कपूर द्वारा होस्ट किया गया शो शेफ की रसोई भी लेकर आए, लेकिन शायद अब देर हो चुकी थी। दूरदर्शन के साथ परेशानी ये थी कि उनकी 68% फंडिंग सरकार से आती है, जिसका मतलब ये है कि अगर उनका कोई भी शो उन्हें पैसा कमाकर नहीं दे रहा है तब भी वो इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। जबकि प्राइवेट चैनल पर हर हाल में प्रॉफिट चाहिए होता है, जिस वजह से वो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। यही वजह थी कि दूरदर्शन अपने कंटेंट को कभी पूरी तरह से चेंज नहीं कर पाया और टाइम के साथ पीछे होता चला गया। 2014 में दूरदर्शन ने रीब्रांडिंग के नाम पर सिर्फ अपना स्लोगन चेंज किया। 2017 आते आते उन्हें हार माननी पड़ी। दूरदर्शन ने ऐलान कर दिया कि अब वो कोई शो प्रोड्यूस नहीं करेंगे, सिर्फ पुराने एपिसोड को टेलीकास्ट करेंगे। 2020 के लॉकडाउन में उन्होंने महाभारत और रामायण को जब दोबारा टेलीकास्ट किया तो फिर से आखिरी बार दूरदर्शन अपने ग्लोरी डेज को याद करने लग गया, जब वो इंडियन टीवी मार्केट पर राज किया करते थे। इन दोनों ही शोज ने कई रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इन शोज की सक्सेस के बाद भी दूरदर्शन का रिवाइवल मुश्किल है, और वो भी आज के समय में जब 55% लोग टीवी के बजाय नेटफ्लिक्स या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। एड कंपनीज जिनके दम पर टीवी चलता है उन्होंने भी अब डिजिटल की तरफ जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर जब कोई ऐड क्लिक करता है तो इन कंपनीज के पास ये डेटा आ जाता है कि कोई उनकी ऐड देख भी रहा है कि नहीं, जबकि टीवी पर इसकी उम्मीद कम रहती है। लेकिन अगर दूरदर्शन अपना कोई ऐप लॉन्च कर दे जिसमें लोग दोबारा शक्तिमान या मालगुड़ी डेज जैसे प्रोग्राम देख सके तो ये दूरदर्शन के लिए काफी अच्छा फेयरवेल होगा। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। दूरदर्शन पर आपका फेवरेट शो कौन सा था, हमें लिखकर कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।